हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेट्स। जैसा कि आप सबको पता है, सेट्स जो है वो मॉड्यूल 1 का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ते हैं 11th क्लास में आकर, वो हम पढ़ते हैं सेट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेट्स जो चैप्टर है वो सिर्फ इसका यूज सिर्फ सेट्स में ही नहीं है, इसके आगे आने वाले चैप्टर्स रिलेशन और फंक्शन में भी इसका यूज है। प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें भी इसका यूज है। यानी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हम सेट्स का यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी इसलिए कि आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर हम सेट्स की बात करें कि सेट्स क्या होता है, तो सेट्स को हम एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। इतनी बात आप सबको समझ में आई। सेट्स क्या होता है? जो सेट्स होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है सर? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप बनाते वक्त यह ध्यान रख रहे हैं कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे वो किसी डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए आएंगे। यानी एक प्रॉपर डिफाइंड वे होगा उनको सेलेक्ट करने का, तो उसको हम बोलते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सेट्स की डेफिनेशन हो गई। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, ए बी सी। तो मैं एक आपको सेट बता रहा हूं, सेट ए, ये है सेट ऑफ वोवेल्स। क्या है? सेट ए, सेट ऑफ वोवेल्स। अब आपको पता है कि वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स एक डिफाइंड वे। तो वोवेल्स क्या होते थे? इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, 5 वोवेल्स होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, यही होते। तो वोवेल्स का हमने एक सेट बनाया ए। सेट को हम लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर और इसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं स्मॉल अल्फाबेट से या नंबर से, और एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। इतनी बात आप सबको समझ में आई? दोबारा सुन लो बच्चों, जो सेट होता है, सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा सेट ए है, क्या है? सेट ऑफ वोवेल्स है। तो सेट ए को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करा, इक्वल्स टू का साइन लगाया। अब यहां पर हमने ब्रेसेस के अंदर लिखा, इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस। तो जब हम सेट को लिखते हैं तो सेट को हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से या नंबर जैसे 1 2 3 इससे डिनोट करते हैं। अगर कुछ केस में हमें कैपिटल में दिया होता है तो वह कैपिटल से भी यूज कर लेते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि स्मॉल से ही करेंगे। अलग अलग एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा लगाकर सेपरेट करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको हम कॉमा लगा लगाकर क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो ये वोवेल्स हो गए आपके। इतनी बात आप सबको समझ में आई? तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, हमने एक सेट बी लिया। सेट बी में आया नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो कहां से चालू होता है? 1 से। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही तो होते हैं। अब सेट बी में जो आने हैं वो क्या आने हैं? नेचुरल नंबर आने हैं। और किससे छोटे आने हैं? 5 से। तो सेट बी में आप क्या लिख दोगे? 1 2 3 4, क्योंकि 5 से तो छोटे आने हैं ना, 5 से बड़े तो आने नहीं है। लेस देन 5, ना 5 आ सकता। अब लेस देन 5 लेना है तो लेस देन 5 में वैल्यू कौन कौन सी हो गई? 1 2 3 और 4। इतनी बात आप सबको समझ में आई? अब आप कहोगे सर ये तो डिफाइंड था, आप कह रहे हो वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? हम यहां पे क्या नहीं ले सकते? अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन आएगा कि यहां पर अराइज होगा कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट में वो आपसे पूछेगा कि सेट है या नहीं है। अब आप क्या देखकर बताएंगे कि गिवन स्टेटमेंट सेट है या नहीं है? तो आपको करना क्या है कि अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट है वरना नहीं है। जैसे
आपने कहा कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वेल डिफाइंड है। इंडिया की एक क्रिकेट टीम है, उसके कैप्टन जो हुए थे उनके नाम हम लिख देंगे। अब आपने कहा गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया। अब क्या गुड क्रिकेट प्लेयर की कोई डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि सारे के सारे अच्छे क्रिकेट प्लेयर जरूरी है कि नेशनल टीम में आए हो, इंटरनेशनल टीम में आए हो? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे अच्छे क्रिकेट प्लेयर ऐसे होंगे जो किसी रीजन की वजह से क्रिकेट में आ ही नहीं पाए होंगे, लेकिन वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना जानते होंगे, ऐसा भी तो होगा। तो जिस चीज की हमें डेफिनेशन पता है, यानी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर वे में, वो हम सेट बोलेंगे। जैसे हम बोले हैं कि टफेस्ट सब्जेक्ट, अब हम बात करें टफेस्ट सब्जेक्ट, सबसे कठिन सब्जेक्ट। अब जैसे मैं बोलूंगा, तो मैं मैथ जब पढ़ाता हूं तो मैं बोलूंगा बायो टफ है, क्योंकि मुझे बायो टफ लगती है। जो बायो के टीचर्स हैं वो बोलेंगे मैथ टफ है, आर्ट साइड वाले बोलेंगे साइंस टफ है, साइंस साइड बोलेंगे आर्ट्स टफ है। ऐसा ही तो होगा। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो इजी है आपके लिए, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता वो टफ है। कॉमर्स वाले बोलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बोलेंगे कॉमर्स टफ है। तो हर एक का यहां पर परसेप्शन अलग अलग आएगा, हर एक का आंसर अलग अलग आएगा। जब हर एक का आंसर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। अब जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी हो रही है, यानी वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब जैसे मैंने सेट ऑफ वॉवेल्स बोला था, आप किसी से भी पूछ लीजिए यूनिवर्सल, तो वो यही आंसर देगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं देगा। वो कहेगा 5 ही वॉवेल्स होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि हर एक लोग इसी का आंसर सेम देंगे। जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 1 2 3 4 ही आंसर देंगे, आप चाहे कितने भी लोगों से बात कर लीजिए। ऐसे मैंने आपको बोला कि कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अब कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम में आप जाइए, हिस्ट्री देखिए, लिमिटेड नंबर्स आएंगे, वैलिड आएंगे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इसके ये कहेगा कि ये है, ये कहेगा कि ये, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। जो कैप्टन रह चुके हैं हमें सिर्फ उन्हीं के नाम लिखने। इतनी बात आपको समझ में आई? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे रिवर्स इन इंडिया, तो जो रिवर इंडिया में बह रही हैं वो क्या हो गई? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई, तो वो एक सेट बन गया। यानी जो पर्सन के परसेप्शन से चेंज ना हो, एक फिक्स आंसर हो, उसको हम बोलेंगे सेट। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? अब हमने बोला कि गुड ऑथर इन इंडिया, गुड ऑथर इन इंडिया। अब ये भी फिर परसेप्शन पे आ जाएगा। किसी को किसी ऑथर की बुक अच्छी लगती है, किसी को किसी ऑथर की बुक अच्छी लगती है। मैथ में देख लीजिए आप। अब आपने 10th में जब मैथ पढ़ी होगी तो कुछ लोगों ने आर.एस. अग्रवाल पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, और कुछ लोगों ने आर.डी. शर्मा पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने एस चांद पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने बालाजी पढ़ी होगी। तो हर एक ने अलग अलग पढ़ी थी। जब हर एक ने अलग अलग पढ़ी थी तो बच्चा पढ़ता वही है जो उसे अच्छी लगती है, यानी हर एक के लिए अलग अलग ऑथर बेस्ट हो गए। अब ऑथर बेस्ट हुए तभी तो आपने उनकी किताब परचेस करी, उनको पढ़ के ही तो आप बोर्ड का एग्जाम देने गए थे। इतनी बात आपको समझ में आई? तो अब क्या हुआ कि परसेप्शन के हिसाब से वेरी हो रही है ये चीज। तो अगर वो कहेगा कि गुड ऑथर इन इंडिया, तो इसका हम कोई आंसर वेल डिफाइंड वे में नहीं दे पाएंगे, ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग मिलेगा। तो आपको साथ बात समझ में आ गई होगी कि कलेक्शन और सेट में क्या अंतर होता है। ये बेसिकली जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो कलेक्शन और सेट्स में बताया। कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कहीं भी ग्रुप कर दीजिए, डिफाइंड हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। और सेट का मतलब क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड, यानी वहां पर एक डेफिनेशन दी जाएगी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या कर रहे होंगे? सेट बना रहे होंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? इसके बाद आई थी कि बात सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। हम कैपिटल लेटर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करने के लिए हमेशा सेट को कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। सेट्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और ब्रेसेस के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम जो सेपरेट करते हैं वो किससे करते हैं? कॉमा लगा लगा कर करते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एक सेट का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं सेट के बारे में कुछ और चीजें। यहां पर हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक सेट ए है और उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है,
हमने एक सेट कंसिडर करा ए और उसमें हमने एलिमेंट क्या मान लिए, उसमें हमने एलिमेंट मान लिए 1 2 3 4 5। अब हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए। जो एलिमेंट 1 है वो सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी सेट ए में आ रहा है, यही तो बोलेंगे हम। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। क्या लिखते हैं, 1, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, और ए, ये जो साइन है वो है आपका बिलोंग्स टू का। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, यानी जो जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं उसको हम बिलोंग्स टू से डिनोट करते जाते हैं। अब 10 नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, क्योंकि जो 10 है वो ए में आ तो रहा नहीं है। तो अगर हम बिलोंग्स टू को ऐसे कट कर देते हैं बीच में से, तो ये साइन बन जाता है नॉट बिलोंग्स टू का। तो यहां पर आ जाएगा 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां पर हमने क्या करा, एक सेट माना ए, उस सेट में हमने एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5। अब एलिमेंट जो 1 है वो सेट ए के अंदर आ रहा था, तो हम सेट में बोलते हैं कि एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए। एलिमेंट जो 1 है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अब सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, यही तो लिखेंगे हम कि जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। तो बिलोंग्स टू का साइन ये हो जाता है। तो जब भी आपको बिलोंग्स टू मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा सेट के अंदर, तो आप इस तरीके का साइन बनाकर दिखाएंगे। अब इसी तरीके से 2 भी आ रहा था, आप लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 आ रहा था, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे। अगर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, तो यहां पर आप दिखाएंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। नॉट बिलोंग्स टू के लिए बिलोंग्स टू का साइन उसे काट देंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब यहां तक हमने 2 चीजें पढ़ ली बेसिकली, कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि कलेक्शन और सेट में अंतर क्या होता है, तो आप उसे बता देंगे। आप उसे बता देंगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन कहते हैं, और वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल देके आप उसे समझा देंगे। दूसरी चीज आएगी कि वो आपसे पूछेगा कि अगर हमारे पास ए सेट दे रखा है तो इस एलिमेंट ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसे बता देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, हमने यहां पे एक एग्जाम्पल मान लिया, हमने सेट ए माना, इसमें हमने लिखा ए बी सी। अब उसने कहा साइन पुट करो, ठीक है। तो उसने कहा ए और ए के बीच में साइन बताइए, सी और ए के बी के साइन बताइए, एफ और ए के बीच में साइन। तो इसके बीच में तो बिलोंग्स टू आ जाएगा क्योंकि ए आ रहा है, सी भी आ रहा है, इसके बीच में बिलोंग्स टू आ जाएगा, एफ नहीं आ रहा है तो किसका साइन आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू का। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कहां बिलोंग्स टू का साइन आएगा और कहां नॉट बिलोंग्स टू। सीधी सी बात है बच्चों कि अगर एलिमेंट उस सेट में आ रहा है तो किसका साइन आएगा, बिलोंग्स टू का, और अगर एलिमेंट नहीं आ रहा है तो किसका साइन आएगा, नॉट बिलोंग्स टू का। ऐसे मान लीजिए घर है, उसमें अलग अलग लोग रह रहे, अब वो पूछेगा कि आपके घर में रवि रहता है, तो रवि अगर आपके घर में होगा किसी का नाम तो आप कह दोगे रहता है, और किसी का नाम नहीं होगा तो आप कहोगे नहीं रहता है, यही तो बात कहोगे आप। सेम यहां पर आ गया, आपने क्या करा, ये देखा कि यहां पर वो एलिमेंट है या नहीं है तो आपने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। सेट्स और कलेक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि वो हमसे पूछेगा कि आपने ये सेट तो बता दिया क्या होता है, लेकिन हम सेट को लिख कितने तरीके से सकते हैं। अब एक बात ये आएगी कि सेट्स को हम लिख कितने तरीके से सकते हैं, यही तो आएगी। अब वो आपसे पूछेगा कि सेट्स तो आपने लिख लिया, ठीक है, अब इस सेट्स को आपने एक तरीका तो बता दिया, क्या इसके और भी कोई तरीके हैं, यानी हम सेट्स को अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। अब जो सेट्स है वो 2 तरीके से डिस्क्राइब होता है, यानी 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है।
दो फॉर्म होती हैं, पहली होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। दूसरा नाम क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीके की फॉर्म होती हैं जो कि सेट को डिस्क्रिप्शन में यूज आती हैं, यानी हम अलग अलग तरीके से इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? जब भी हमें सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो दो तरीके फॉर्म उसके होते हैं। पहला होता है रोस्टर या फिर हम उसे बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों फॉर्म को मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा। तो पहली हम पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के अंदर उन सबको लिस्टिंग कर देते हैं। लिस्टिंग करने का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स को हम शो करते हैं, कॉमा लगा लगा के सेपरेट करा के लिस्ट बनाकर लिखते हैं। उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसका हमने दूसरा नाम भी दिया टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? टेबल बना दी। टेबल का मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट्स दिखाने ही है हमें। ठीक है। अब जैसे हमने क्या करा कि इन दिस वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट एलिमेंट्स बाय यूजिंग कॉमा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? लिस्ट करते हैं सारे एलिमेंट्स को। हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे? लिस्ट करेंगे, अलग अलग लिस्ट बनाएंगे और हर एक एलिमेंट को कॉमा से अलग कर देंगे, ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। एक एग्जांपल देखते हैं हम। उसने कहा कि ए सेट में क्या आएगा? इवन नंबर या फिर इवन नेचुरल नंबर कर लीजिए आप। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। अब वो कह रहा है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो ए को आप कैसे दिखाएंगे? नेचुरल नंबर है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सबके सब आपको लिखकर दिखाने पड़ेंगे। तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। समझ में आया बच्चों आपको? तो रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सबको एक लिस्ट बना के हम लिखते जाते हैं, ब्रेसेस के अंदर लिस्ट को लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स को किससे सेपरेट कर देते हैं? कॉमा से। बस इतनी सी बात है। ये बात आप सबको समझ में आ गई? अब जो दूसरा मैंने आपसे बोला था, दूसरा यहां पर मैंने आपको बोला था, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अलग होगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या करते हैं? इन दिस वी रिप्रेजेंट सेट्स बाय यूजिंग कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px ऑफ एलिमेंट x। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट x की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी जो px होती है उसको यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता तो हम कैसे लिखते? इसी को ए में क्या आ रहा है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो देखो बच्चों हम उसे कैसे लिखेंगे? हम यहां पे लिखते ए सेट है, उसमें x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। अब जो भी आएगा उसको x लिखते हैं, फिर एक साइन बनाते हैं कोलन का, इसको हम बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट का साइन। तो इसमें हम क्या करते हैं? सच दैट से पहले जो भी एलिमेंट आता है हम उसको लिखते हैं। जैसे x आना था तो हमने x को लिखा। और सच दैट के बाद हम उसकी डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन क्या? कि x है क्या। तो यहां पर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2n। x क्या है? 2n है। n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। एंड x लेस देन 15। आई बात आपकी समझ में? अब हमने डेफिनेशन दी तो हमने लिखा x क्या है? 2n के बराबर है। इवन है ना,
तो इवन को हम किससे दिखाते हैं? 2 इंटू नेचुरल नंबर से, 2n है, n यहां पर क्या है? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, वो 2 का इंटू हो जाएगा 2n, और x की वैल्यू किससे छोटी लेनी है? हमें 15 से छोटी लेनी है। तो सारी बातें आ गई। अब आप नेचुरल नंबर जैसे n की जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे ऐसे 7 तक रखेंगे तो 14, आप जैसे 8 रखेंगे आप 16 आ जाएगा। 16 में वो ये कंडीशन खत्म कर देगा, क्योंकि यहां पे n लग रहा है, x की वैल्यू 15 से भी छोटी होनी चाहिए, तो वो 16 वाला देगा नहीं, यानी ये यहां से निकल कर आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? अब आपको ये पता लग गया कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। आपको आपसे पूछेगा कि सेट को आप कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? 2। पहला कौन सा? रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर। अब वो कहेगा दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत ही आसान है। एक में तो हम एलिमेंट को लिस्ट करके लिखते हैं और दूसरे में कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी यूज करके लिखते हैं। अगर वो आपसे कहेगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में अंतर क्या है, तो आप कहोगे रोस्टर फॉर्म में तो हम लिस्ट करके लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करके लिख देते हैं? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी यूज करके लिख देते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों से करके बता दिया कि अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे आप, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे आप। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, या फिर यहां पर इंटरचेंज करने के लिए भी आ जाता है कि रोस्टर फॉर्म में दिया है तो वो कहेगा कन्वर्ट कर दो सेट बिल्डर फॉर्म में, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो वो कह देगा कि कन्वर्ट कर दो रोस्टर फॉर्म में। इस तरीके से वो भी ये भी कह सकता है, ठीक है ना। तो देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर हमें एग्जांपल लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि कोई हमारे पास एक सेट है, इसमें दिया है 1 4 9 16 25 36 49 और 64 81 और 100। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन आया तो उसने लिखा रिप्रेजेंट सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसने कहा कि सेट ए को आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्स आप देखो क्या क्या है, आप कहोगे कि 1 है सर, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है। कोई सिमेट्री दिख रही है बच्चों? बताओ जल्दी बताओ। तो आप कहोगे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, यानी ये 10 का। तो सर 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख रहे हैं यहां तो 1 से 10 तक के क्या लिख रहे हैं? स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हम क्या लिखेंगे? देखिए आप, ए आना क्या है? एक्स स्क्वायर। अब क्या आना है? एक्स स्क्वायर आना है, या फिर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट एन स्क्वायर लिख सकते हो, और आप चाहो तो एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो। डेफिनेशन, एक्स बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर से और एक्स छोटा या बराबर होगा 10 के। हो गया, कितना सिंपल है। आप देखिए आना क्या था? एक्स स्क्वायर, तो आपने यहां पे लिख दिया आना क्या है? एक्स स्क्वायर। अब आपने साइन लगाया, किसका साइन बताया था मैंने आपको? सच दैट का। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन आई कि एक्स हमें लेना क्या है? तो एक्स 1 से लेकर 10 तक की तो वैल्यू लेनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो लेना था। अब मैंने एक्स को क्या बना दिया? नेचुरल नंबर बना दिया। अब नेचुरल नंबर बना दिया तो यानी 1 से तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा वो, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है हमारा वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट होता है तो एक्स कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, और एक्स जाएगा कहां तक? 10 तक, क्योंकि मैंने लिख दिया कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी ज्यादा से ज्यादा हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 10। अब एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वो लेगा, एक्स स्क्वायर यहां पे आता जाएगा। इसका एक और तरीका है लिखने का, आप देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10। ये जो साइन होता है ये भी सच दैट का होता है, यानी आप या तो कोलन बना के दिखा दीजिए या फिर आप करिए सिंपल स्लैश छेद दीजिए, तो वो भी किसका साइन होता है आपका? वो भी सच दैट का ही साइन होता है। आप सच दैट के लिए
दो नोटेशन यूज कर सकते हैं, या तो आप कोलन कर लीजिए या फिर आप डैश कर लीजिए। इन दोनों में से आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं सच डेट के लिए। अब आप कहेंगे क्या अंदर वाला लिखने का एक ही तरीका है? नहीं बच्चों, ये भी अलग अलग तरीके, ये भी क्या है, अलग अलग तरीके। अब मान लीजिए आप नेचुरल नंबर नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आपने कहा कि साहब यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। अब आप लिख देंगे एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो भी बात बराबर आ गई। हमने क्या करा, हमने लिखा यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग ना कराकर हमने किससे बिलोंग करा दिया, इंटीजर से। अब इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में 0 मिला दीजिए और फिर नेचुरल नंबर के नेगेटिव में मिला दीजिए, 1 के साथ जैसे -1, 2 के साथ -2, 3 के साथ -3, तो पूरे नंबर लाइन पे ये सब इंटीजर आ जाते हैं। यही तो आते हैं बेटा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी नेचुरल नंबर के आगे अगर माइनस साइन और लगा देंगे और होल नंबर का साथ यूनियन कर देंगे, मिला देंगे हम उन्हें, तो वो इंटीजर बन जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब हमने क्या करा, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। अब इंटीजर से बिलोंग करेगा तो इंटीजर तो 0 भी होता है और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन वो तो हमें लेने नहीं है। हमें जो वैल्यू लेनी थी वो कहां से कहां तक की लेनी थी, वो हमें वैल्यू लेनी थी 1 से 10 तक की। तो हमने यहां पे लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। नोटेशन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मान लीजिए उल्टा लिखना पड़ता, वो ये देता तो आप इससे आराम से लिख देते। आप x की वैल्यू कहां से लेते, आपको पता लग जाती, इंटीजर लेनी है 1 से चालू करनी है 10 तक। पहले 1 लेते, x स्क्वायर लिखते, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 लेते, 2 का स्क्वायर 4, 3 लेते, 3 का स्क्वायर 9, 4 लेते, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से आप लिखते चले आते। 10 आता, 10 का स्क्वायर 100, 10 तक ही जाना था, उससे आगे जाना नहीं था, तो आप 100 पे रुक जाते। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। यानी अभी तक अब आपको बच्चों ये पता लग गया होगा कि सेट क्या होता है, सेट हम लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं हम उसे, एलिमेंट्स हम उसके अंदर कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स आपने पढ़ लिया कितने टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन से दूसरे डिस्क्रिप्शन में कैसे चेंज होता है, या एक स्टेटमेंट दिया होगा उसको दोनों डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें आपको इसके अंदर पता लग गई होंगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स। क्या पढ़ने वाले हम, टाइप्स ऑफ सेट। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये सेट होते हैं साहब, ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, हमें ये भी समझ में आ गया। एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब बात आती है कि सेट कितने तरीके के होते हैं। जो सेट्स हम पढ़ रहे हैं वो कितने तरीके के होंगे, तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वॉइड सेट। क्या पढ़ेंगे, वॉइड सेट। वॉइड का मतलब होता है खाली। वॉइड का क्या मतलब होता है बच्चों, खाली। अब हम बात कर रहे हैं वॉइड सेट यानी खाली सेट। खाली सेट का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आना है, कोई भी एलिमेंट नहीं आना है, वही तो वॉइड सेट हुआ। तो सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट कॉल्ड वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। इतनी बात आप सबको समझ में आई। वॉइड सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम बोल देंगे वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल देखो आप, जैसे मैं एक सेट ए दिया, उसने कहा एक्स है, एक्स आएगा। ठीक है साहब, एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, एक्स इसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और दूसरी कंडीशन दे दी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने कहा कि एक सेट आप ए बनाइए, ए में कौन से एलिमेंट लिखेंगे, एक्स। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया एक सेट हमें ए बनाना है, जो जो एक्स आएगा वो हम लिखते चले जाएंगे। आपने कहा ठीक है, सॉल्यूशन में आपने ए बनाया, अब एक्स फटाफट लिखेंगे। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे देखो हमें समझ में आया कि एक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे चलती चली जाएगी। ठीक है,
अगली डेफिनेशन पढ़ी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2। क्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? पढ़ाया क्या बच्चों आपने तो पॉजिटिव पढ़ा होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। क्या कभी आपने कोई ऐसा नेचुरल नंबर देखा है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? बताओ, कोई होता ही नहीं है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो? नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब नहीं है तो आपको एलिमेंट यहां पे नहीं लिख पाओगे, तो आप क्या बना दोगे? खाली ब्रेसेस, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाए? -2 आ जाए, वो एक्स हम नेचुरल नंबर से ले। यानी कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा होता ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं है तो आप ब्रेसेस खाली बनाओगे, तो इस तरीके को हम बोलते हैं वॉइड सेट। अब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये इसकी होती है रोस्टर फॉर्म। क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। अब अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिखते हैं फाई। ये हो जाती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बात बच्चों याद रखना आप कि जब भी वॉइड सेट होगा तो वॉइड सेट को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा। अब अगर वो कहेगा कि वॉइड सेट को आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप एक ब्रेसेस बना दोगे खाली, उसके अंदर कोई एलिमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि वॉइड सेट था। अगर इसी को वो आपको कहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो तो आप क्या बना दोगे? फाई। ये फाई का साइन होता है। गोला बना के हम बीच में से काट देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक गोला बनाएंगे, उसको ऐसे बीच में से काट देंगे, तो ये किसका साइन हो जाता है आपके पास? फाई का। तो ये क्या होता है? ये वॉइड सेट का डिनोटेशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वॉइड सेट दिखाना है या एम्प्टी सेट दिखाना है तो हम क्या बना के दिखा देंगे? फाई। और अगर रोस्टर फॉर्म में दिखाना है तो एम्प्टी ब्रेसेस। दोनों क्या मतलब एक ही है, वॉइड सेट। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? कहीं आपको खाली ब्रेसेस मिल जाए, कहीं आपको ये मिल जाए, आप कहोगे दोनों अलग अलग चीजें। ना, अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। ये रोस्टर फॉर्म है और ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आपके पास हो गया वॉइड सेट। दूसरा होता है आपके पास सिंगलेटन सेट। दूसरा क्या है आपके पास? जो दूसरा है वो है आपके पास सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, सिंगलेटन, सिंगल। सिंगल का मतलब हुआ कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? 1। अ सेट इन विच ओनली one element is present called singleton set। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट बोलेंगे। देखिए एक एग्जांपल देखिए, ए सेट है, एक्स आएगा, एक्स बिलोंग कर लो आप नेचुरल नंबर से और x की वैल्यू छोटी कर दो 2 से। अब उसने कहा कि एक सेट है ए, उसमें क्या आएगा? x आएगा। x क्या एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू किससे छोटी है? 2 से। अब आप नेचुरल नंबर देखोगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 से छोटे कितने नेचुरल नंबर हुए भाई? बताओ, लिख लो। नहीं आ रहा समझ में तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसी तो जाएगा। 2 से छोटे, 2 से छोटा कितना हुआ? एक ही तो हुआ। तो ए में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ए में 1 आ जाएगा तो सिर्फ कितने एलिमेंट आए ए में? अगर वो पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ भाई ए में, तो आप देख के क्या बताओगे कि इसमें कितने एलिमेंट है? एक। अगर इसमें एक एलिमेंट है तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया? ये हो गया सिंगलेटन सेट। इतनी बात आ गई बच्चों आपको समझ में? अभी मैंने आपको 2 टाइप के सेट पढ़ाए। पहले मैंने आपको पढ़ाया वॉइड सेट। तो वॉइड सेट वो हो जाता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, खाली होगा बिल्कुल। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट वो होगा जिसमें एक एलिमेंट होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? ठीक। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। अगला टाइप, ये 2 मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये फाई और खाली ब्रेसेस का आप ध्यान रखना। अगर हम ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं तो भी वो वॉइड को ही बताता है, और फाई लिख रहे हैं तो भी वो वॉइड को ही बताता है।
फर्क ये है कि वो जो ब्रेसेस बना रहे हैं वो आपका रोस्टर फॉर्म है, और जो फाई बना रहे हैं हम आपका वो सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड जो होता है वो होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। अब आप कहोगे फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लेंथ हमें पता हो, लेंथ हमें पता हो। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की लिस्टिंग करें तो वो नेचुरल नंबर से लिस्ट हो जाए। यानी हम कह सकते हैं सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, that is a set in which number of element is countable, called finite set। इतनी बात आपको समझ में आई? तो फाइनाइट सेट का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा सेट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन सके, या फिर मैंने बोला कि हम लिस्ट कर सके नेचुरल नंबर से। तो बात एक ही है, जैसे पहला एलिमेंट 1 डाल दिया, दूसरे एलिमेंट को 2, तीसरे को 3, ऐसे नेचुरल नंबर हम डालते चले जाएंगे और वहां पे हम एलिमेंट लिखते हुए चले जाएंगे। तो नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, एलिमेंट लिख रहे हैं, तो लास्ट में हमें क्या मिल जाए? लिस्ट खत्म हो जाए कहीं ना कहीं, यानी कोई एक नेचुरल नंबर n मिल जाए जिससे हमें पता लग जाए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। या फिर हम दूसरा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाए काउंटेबल हो जाए, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें जो नेचुरल नंबर से हम लिस्ट कर रहे थे, तो जैसे हमने 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट करते चले गए, मान लो ABCD है, अब हमने इंग्लिश कैरेक्टर बना दिए, तो हमें 26 वाले पे क्या मिल जाएगा? Z मिल जाएगा। यानी अब इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 26। अब हमने इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट बनाया, तो ABCDEFG ऐसे हम लिखेंगे, तो 26 ही तो होते इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें लास्ट वाला Z मिल जाएगा, तो Z में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 26। अब Z में अगर 26 एलिमेंट हो गए तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए सेट ए में? 26। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो यहां पर आपको एक और डेफिनेशन पढ़नी है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स in particular set denoted as, जैसे हमने NA लिख दिया, बाहर स्मॉल n लिखा, ब्रैकेट के अंदर A, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कार्डिनल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सबको याद रहता है, लेकिन जब वो पूछेगा बच्चों आपसे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कार्डिनल नंबर कहते किसे हम। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी बात आएगी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, इसका मतलब है कि वो हमसे पूछ रहा है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। उस सेट में कितने एलिमेंट है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? NA से। जैसे अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक अल्फाबेट का सेट बना लिया था और अल्फाबेट के सेट को हम P1 कह रहे थे, तो वो यहां पे कहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 कितना आएगा, तो आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे 26 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी जो भी आप सेट बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी आएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? कार्डिनल नंबर कहलाएंगे। अब वो कहेगा सिंगलेटन जो सेट होता है उसमें कार्डिनल नंबर कितने होते हैं? तो बच्चों आप बहुत आराम से बता दोगे, सिंगलेटन सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? बोलो 1, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 1। इसी तरीके से पूछेगा कि वॉइड सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, बता दिया होगा आपने सबने। वॉइड सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0, तो वॉइड सेट का कार्डिनल नंबर भी क्या हो गया? 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई? फाइनाइट सेट समझ में आ गया, एक ऐसा सेट जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने जा सके, यानी फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स।
रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल एन बना दिया और ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर वो सेट लिख दिया, तो यहां पर आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 4। अब अगर फाइनाइट पढ़ा है तो इनफाइनाइट भी पढ़ना पड़ेगा, फाइनाइट पढ़ा है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इनफाइनाइट भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों बच्चों? तो टाइप नंबर 4 जो है हमारा वो है इनफाइनाइट सेट। टाइप नंबर 4 है हमारा इनफाइनाइट सेट। अब आप कहेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनाइट का मतलब क्या होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते थे। इनफाइनाइट का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल। वी कैन नॉट लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखोगे? इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट is infinite, that is we cannot list element of this set by using natural number। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे, यानी हम एलिमेंट को लिस्ट नहीं कर पाएंगे यहां पे नेचुरल नंबर से। एग्जांपल देखिए आप, मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये ले लो आप, तो एन से डिनोट करते हो आप, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो बनाओगे। क्या इसका कोई एंड होगा? आप मुझे नेचुरल नंबर का एंड वाला नंबर बता सकते हो? कुछ पता है आपको? नहीं पता है। जब नहीं पता है तो इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। क्या होता है ये? -4 -3 -2 -1 0 0.1 0.2 ऐसे ही चलता चला जाएगा। कितने ही पॉइंट में ले जा सकते हैं? क्या इसका कोई हमें ये पता है कि ये ऐसे नेगेटिव में कहां तक जाएगा, पॉजिटिव में कहां तक जाएगा? हम नहीं बता सकते ना। कोई मुझसे कहेगा कि रियल नंबर में कितने नंबर्स होते हैं गिन के बता दो, तो मैं बता सकता हूं? नहीं बता सकता हूं। हाँ, अगर वो मुझसे ये कहेगा कि नेचुरल नंबर आप मुझे बताओ 10 लाख से कम कितने होंगे, तो मैं 10 लाख में से एक घटा दूंगा। मैं बोलूंगा 9,99,999 होंगे। 1 करोड़ नेचुरल नंबर में से एक कम कितना होगा, तो मैं बता दूंगा। 10 करोड़ में से होगा तो कितना बता दूंगा, मैं बोलता जाऊंगा। लेकिन अगर वो मुझसे पूछेगा कि नेचुरल नंबर कितने होंगे, तो मैं बता सकता हूं? मुझे लास्ट पता ही नहीं है। लास्ट तो चलता ही चला जाता है ना, चलता ही चला जाता है, कहीं रुकता ही नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। रियल नंबर में आप गिन सकते हो बच्चों कितने होंगे। माइनस इनफाइनाइट से जब आप रियल लाइन बनाते थे तो उसमें कितने भी नंबर प्लॉट कर सकते थे आप। कोई लिमिटेशन रहती थी कि आप इतने नंबर ही प्लॉट करोगे? मान लो आप 1 से 2 ही लो, तो 1 से 2 के बीच में 1.1 1.2, अब आप पॉइंट बढ़ा दो 1.11 1.12 और पॉइंट बढ़ा दो 1.111 1.112, फिर एक और बढ़ा दो। तो ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं वो खत्म होंगे बच्चों? बताओ। तो कहीं खत्म ही नहीं होंगे, तुम कैसे गिन सकते हो? हम गिन ही नहीं सकते। जब हम गिन नहीं सकते तो हम उन्हें क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो कौन से वाले सेट में चले जाएंगे? इनफाइनाइट में। हम उसमें गिन नहीं सकते। आगे बच्चों बात आपको समझ में? तो मुझे लगता है आपको अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट में अंतर समझ में आ गया होगा। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, यानी अगर हम नेचुरल नंबर से लिस्ट बनाए तो हम उन्हें गिन सकते हैं। इनफाइनाइट में हम नहीं गिन सकते। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अगले सेट की तरफ चलते हैं। अब आप पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। क्या पढ़ेंगे आप? टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 जो बच्चों होता है वो होता है इक्विवेलेंट सेट। टाइप नंबर 5 होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसे सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, यानी वो सेट जिनके कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। सेट्स which have
number of elements called इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमने एक सेट ए लिया, उसमें मैंने मान लिया ए बी सी। अब मैंने एक सेट बी लिया, उसमें मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5। एक सेट मैंने सी लिया, उसमें मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। एक सेट मैंने डी लिया, उसमें मैंने लिख दिया मान लीजिए आप एल एम एन और के। अब आप देखेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी कितना है 4। यही तो है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, सेट बी में कितने हैं 5, सेट सी में कितने हैं 3, सेट डी में कितने हैं 4। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, सेट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पे आप देखेंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए और सी में। यही तो है। अब ये मतलब नहीं है कि उनकी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, जैसे यहां पे ए बी सी है, यहां पे एक्स वाई जेड है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट्स क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस इतना मतलब है कि जो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी कार्डिनल नंबर हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां पे आप लिख सकते हो सेट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, दैट इज हैविंग सेम, या फिर दैट इज इक्विवेलेंट सेट हैव सेम कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सेट ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इतनी बात आप सबको समझ में आए। यानी ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, उनकी वैल्यू क्या है, एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कार्डिनल नंबर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट। तो यहां पर ए और सी आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि दोनों में कितने कितने एलिमेंट थे, दोनों में 3 एलिमेंट थे। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई। मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बताओ बच्चों, सबको समझ में आ गया है? बहुत ही मैं एग्जांपल ले लेके आपको समझा रहा हूं, इजी वे में समझा रहा हूं। एक एक चीज आप यहीं समझ के जाइएगा, क्योंकि जो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि पढ़ते वक्त ही आप सारी चीजों को पढ़ लें, जिससे बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएं। तो अगर आप क्लास में बैठकर, यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप मुझे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं और आप क्लास में हैं, इसका मतलब आपको 70 से 80% चीजें यहीं दिमाग में बैठाल कर जानी है। जब ये लेक्चर खत्म हो तो जितना भी मैंने पढ़ाया है सब के सब आपके दिमाग में होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर एग्जांपल दे दे के मैं समझा रहा हूं कि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस आपको मुझको ध्यान से सुनना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टाइप होता है वो होता है इक्वल सेट्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है इक्वल सेट्स। अब आप कहेंगे अभी तो हमने इक्विवेलेंट पढ़ा था, अब इक्वल सेट्स क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है इक्वल सेट्स में और इक्विवेलेंट सेट में। तो देखो बच्चों, अब अगला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट एक टाइप का इक्विवेलेंट सेट होता है, यानी जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही होंगे, उनकी वैल्यूज भी सेम होंगी। उनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल and value of elements are also equal, called equal set। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो ही हो, साथ में उनकी वैल्यूज भी इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट ए लिखा,
एग्जाम्पल के लिए ए बी सी, सेट बी मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, सेट सी मैंने लिख दिया बी ए सी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है 3। अब आप कहोगे ए बी और सी तीनों में जो है कार्डिनल नंबर कितना है 3, यानी तीनों सेट इक्विवेलेंट हो गए। ए और बी भी इक्विवेलेंट है, अगर पेयर वाइज लोगे तो आप बी और सी इक्विवेलेंट है और ए और सी इक्विवेलेंट है। अब वो कहेगा इक्वल सेट्स बताओ, तो इक्वल आपके होंगे ए और सी। जो इक्वल सेट होंगे आपके वो ए और सी होंगे, बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, बी में एक्स वाई जेड, क्या ये बराबर हैं? नहीं है। सी में क्या है? बी ए सी, तो ए भी है, बी भी और सी भी है। अब बच्चों एक नोट करने वाली बात आपको यहां पर आई कि आप कहोगे कि साहब इसमें तो बी ए सी लिख रहा है, इसमें ए बी सी लिख रहा है। तो नोट करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नॉट मैटर इन सेट। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो, बात बराबर है, वो सेट इक्वल कहलाएगा। डेट इज, अगर एक सेट हमारे पास ए बी सी है, अगर मैं इसको सी बी ए लिख दूं, ए सी बी लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब वैल्यू जो आएंगी वो आपस में कैसे आएंगी? बराबर आएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन सेट। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी इक्वल सेट्स में आई तो मैंने आपको बताया। पहला क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर इन सेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑर्डर आगे पीछे कर देंगे तो उससे सेट्स की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेट वही रहेगा। दूसरा, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन सेट। जैसे एक सेट उसने ए दिया, उसने कहा 1 1 2 3, तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको लिख दीजिए 1 2 3, यानी 1 यहां पे 2 बार आ रहा था तो 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता। सेट में आप एक ही बार एलिमेंट लिख दीजिए तो बिलोंग ही आएगा, 1 बिलोंग्स टू ए। अब आप 2 बार लिख दें, 3 बार लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड इन सेट। हर एक एलिमेंट सिर्फ कितनी बार लिखा जाता है? एक बार लिखा जाता है। एक बार लिखने से समझ में आ जाता है कि ये इसमें क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे लगता है आज की क्लास आपको पूरी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेट्स होता क्या है, तो अब आप आराम से बता देंगे कि क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जब हम ग्रुप को इकट्ठा कर देते हैं तो उसको कलेक्शन बोलते हैं, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का साइन कब आता है ये आप बता देंगे। इसके बाद आपने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्या होता है, तो 2 तरीके से डिस्क्राइब होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है, तो वॉइड सेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सिंगलेटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट और इक्वल। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वही इक्वल सेट्स बन सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब उसके बाद की तो कहानी है इक्वल। अब हम एलिमेंट्स को मैच करके देखेंगे, अगर एलिमेंट्स भी सेम है तो उसे इक्वल लिख देंगे, वरना इक्विवेलेंट रहने देंगे। तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि हर इक्वल सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट। यानी हर इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन उल्टा ट्रू है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर मैंने आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर इन सेट, और सेकंड, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन सेट। तो इतना मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।